छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी बिसात बिछानी अभी से शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों ने चुनावी एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक की और अपनी खामियों को खत्म करने के साथ उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने पर मंथन किया। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अगुवाई में हुई इस बैठक में गिले शिकवे दूर किए गए। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लगभग हर महीने होती है और पिछली कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रदेश मुख्यालय को छोड़कर अन्य जगह पर जो मुख्यालय जो विशेष रूप से जो संभाग हैं वहाँ पर बैठक रखी जाए और ये दुर्ग में पहली बैठक हो रही है और आगे आने वाले समय में अन्य स्थानों पर, प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ये बैठक होने की संभावना है। चर्चा की बात है, हर विषय पर चर्चा होगी क्योंकि संगठन की बैठक है और संगठन से जुड़े हुए हर विषय पर चर्चा होगी। इधर तैयारियों के मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है और लगातार बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ दौरा कर रही है। 12 नवंबर को फिर से उनका दौरा होने जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात और 13 तारीख को बीजेपी अपनी कार्य समिति में चुनावी रणनीति बनाएगी। सबका साथ सबका विकास, इस उद्देश्य को लेकर और सेवा ही संकल्प का वर्ष मनाकर लोगों के बीच में जा रही है। कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम जनता में सेवा के माध्यम से जनता का दिल हमको जीतना चाहिए और इन्हीं सब बातों को लेकर 2 दिन के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी आ रही हैं और वो भी सेवा के काम को हमारे कार्यकर्ता और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं इसका आह्वान करेंगे। कोरोना काल के दौरान राजनीतिक दलों की गतिविधियां ठप थी, इसलिए इस साल को राजनीतिक दल काफी अहम मानकर चल रहे हैं। शायद यही वजह है कि राजनीतिक तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी में होड़ मची हुई है। मुद्दों की लड़ाई के साथ कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का कंपटीशन भी दोनों ही राजनीतिक दलों में अभी से देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा आज का चर्चा का विषय है मोर्चे की तैयारी। जी हां, जीवन में तैयारी होना बहुत जरूरी है, चाहे एक छात्र के लिए उसकी परीक्षा की तैयारी हो, राजनेताओं के लिए सियासत, सत्ता या चुनाव की तैयारी हो, एक खिलाड़ी के लिए खेल के मैदान में विजय लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी हो, या फिर दुल्हा दुल्हन के लिए शादी की तैयारी हो। तैयारी का होना बहुत जरूरी है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की तैयारी के बारे में। वैसे तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी तकरीबन 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज होता जा रहा है और इन बैठकों में दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी कमजोरियों और अपनी अपनी ताकतों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सारी कवायद मिशन 2023 को देखते हुए की जा रही है। तो मिलिए उन मेहमानों से जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 राजनीतिक मेहमानों से जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। बीजेपी से हमारे साथ संजय मुरारका जी जुड़ रहे हैं, सदस्य हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के, और सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी, क्योंकि सत्ता में आपकी पार्टी है और लगातार बैठकों का दौर जारी है, पिछले कई दिनों की हम बात करें तो कई ऐसे किस्से या कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने आपकी पार्टी के संगठन पर या फिर सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर विपक्ष को मौका दिया है सवाल उठाने का, सवाल पूछने का। ये जो लगातार बैठकें हो रही हैं, बताएंगे आप क्या चल रहा है भीतर खाने, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले? अभी तो खैर बड़ा वक्त है 2 साल का, क्या चर्चाएं हो रही है बैठकों में? दीपक जी, दरअसल में आज जो हमारी कार्य समिति की बैठक थी, ये लगभग हमेशा हुआ करती है 1-2 महीने के अंतराल में। कोरोना के समय में जरूर कुछ थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ था, मगर लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। तो पिछले बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जब रायपुर मुख्यालय में ही बैठक करने की बजाय विभिन्न संभागों के मुख्यालय में भी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए, ताकि वहां के भी जो
जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, कांग्रेस संगठन के लोग हैं, उनसे भी लोगों की मुलाकात हो, बातचीत हो, वहाँ की परिस्थितियों को समझने जानने का अवसर मिले। तो इसी संदर्भ में आज पहला दुर्ग संभाग में के दुर्ग शहर में कार्यकारिणी का बैठक रखी गई थी। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय पुनिया जी थे, सप्तगिरी शंकर उल्का जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी थे ही। और कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि देखिए, पूरे देश में आज जो महंगाई की स्थिति है उसे पूरे देश की जनता हलाकान है। तो ऐसी परिस्थिति में 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ प्रत्येक विकास खंडों में पदयात्रा करने की योजना की सहमति कांग्रेस पार्टी ने दी है जी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष 1 दिसंबर से धान खरीदी जो चालू हो रही है उसमें 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कार्यकारिणी ने प्रदेश की सरकार को धन्यवाद दिया है कि आपने पिछले 2-3 सालों में किसानों के पक्ष में जो काम किया है, किसानों के हित में जो काम किया है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा दीपक जी, 1971 में सरकार ने, भारत देश ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो उसके संदर्भ में भी हम एक उत्सव, एक कार्यक्रम बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा हमारी सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल ही रहा है और उसमें उसको विस्तृत रूप से जाकर के गाँव में बैठ करके बूथ कमेटी का गठन करना, सदस्यताओं की भर्ती करना, ये सारे कार्यक्रमों को करने का निर्णय। लेकिन जो सुरेंद्र जी, बीच में खबरें थी कि पार्टी के कुछ नेता नाराज हो रहे हैं, गिले शिकवे जो हैं उन्हें दूर करने का क्या प्रयास हुआ बैठकों में? देखिए, आज तो साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सब पूरी तरह से तालमेल है और इतना बड़ा परिवार है, कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती है, वो बहुत ज्यादा उसको तुल देने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच में तालमेल ठीक है, सब कुछ ठीक है और हम 2023 में 2024 के लक्ष्य को सामने में रख करके जनता की सेवा में लगे हैं, अपनी घोषणाओं के अनुरूप जनता की सेवा करने में लगे हैं। चलिए, यानी तैयारी पूरी है। सुरेंद्र जी ये दावा कर रहे हैं और बैठकों में किन विषयों पर चर्चा हो रही है। मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी। हमारे साथ रवि भोई जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत स्वागत है रवि जी। उसके पहले मैं बीजेपी से हमारे जो सदस्य हैं प्रदेश कार्य समिति से, हमारे पैनल में शामिल है संजय जी से मैं जवाब लेता हूँ। संजय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमान हमारे सुरेंद्र जी ने तो बता दिया क्या कुछ बैठकों में चल रहा है, लेकिन आपकी पार्टी विपक्ष में है और लगातार हम देख रहे हैं डी पुरंदेश्वरी प्रदेश आती हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकदम से सक्रिय हो जाते हैं। सक्रियता आपकी पार्टी की भी दिख रही है, लेकिन पूरी तरह से जो मुद्दे उठाती है बीजेपी, आम कहें कि सरकार और संगठन के बीच में जो खबरें थी कांग्रेस में कि नाराजगी है, गिले शिकवे, तमाम मुद्दों को तो आपकी पार्टी उठा रही है। आपकी सक्रियता के बारे में बताएंगे, क्या चल रहा है बैठकों में? नमस्कार दीपक जी, नमस्कार सुरेंद्र जी, सभी अतिथियों को नमस्कार, जय श्री राम। पार्टी लगातार विपक्ष में होने के नाते लगातार विषयों को उठाती आ रही है और 3 साल की कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। ना ही उनके किसी भी प्रकार के जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं और ना ही किसी अन्य क्षेत्रों में उनकी सफलता हासिल हो पाई है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण पूरी जोरों पर है, प्रदेश में अराजकता पूरे जोरों पे है, गुंडा तत्वों को शहद तेजी से मिला हुआ है, अराजक तत्व हावी हो चुके हैं और इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता पिछले दिनों हुई कवर्धा की घटना में आज जेल में बंद हैं और जिन पक्षों ने उस घटना को अंजाम दिया उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना करते हुए हमारे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसकी लड़ाई हमने हर स्तर पर लड़ रहे हैं। आज जनता की लड़ाई
हमारी भारतीय जनता पार्टी तो के कार्यकर्ता संजय जी, जो संसद से जिस लेकर भूमिका में सड़क आप तक अभी लड़ हैं, रहे जो और आवाज आप आगे भी उठा लड़ते रहे हैं, रहेंगे। जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं विपक्ष में रहते हुए, क्या आप मानकर चलते हैं कि जनता तक इसका असर होगा? आने वाले चुनाव के पहले आपका फायदा मिलेगा इसमें? निश्चित तौर पर पार्टी जनहित के मुद्दों को लगातार उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त राज्यों में मोदी जी के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वैट कम किया गया, जिससे दोहरा लोगों को राहत प्रदान की गई। एक तो एक्साइज ड्यूटी की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में वैट कम करके। लेकिन भूपेश जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोई भी राहत यहां पर प्रदान नहीं करी, जिससे लोगों को यहां पर जो राहत पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उसकी मांग को करते हुए हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, धरनों पर बैठे हुए हैं ताकि जनता को लाभ मिल सके। इससे पूर्व लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धान की खरीदी को 1 नवंबर से प्रारंभ करने के लिए लेकिन धरना दिए, ज्ञापन दिए जी। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आह्वान किया कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए ताकि त्योहार में और अन्य समय में किसानों को राहत मिल सके। लेकिन ये हठधर्मी सरकार, इन्होंने 1 दिसंबर से ही धान खरीदी करने का निर्णय लिया। किसान की बात करने वाली ये सरकार किसान के साथ कई आरोप हैं। मैं लौटूंगा संजय जी, आप दमदारी से अपना पक्ष रख रहे हैं, पूरी तैयारी है विपक्ष में बैठी बीजेपी की भी, और मुद्दे भी बता रहे हैं जिसका असर जनता पे होगा। लेकिन सुरेंद्र जी भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, संगठन सरकार के बीच भी बेहतर तालमेल चल रहा है। लेकिन अभी देखिए 2 साल का वक्त है। रवि जी से हम अब कमेंट ले लेते हैं। रवि जी, आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो 2 साल का वक्त बाकी है विधानसभा चुनाव होने में। अगले 2 साल बाद शायद इसी वक्त हम चर्चा करेंगे कि इस सीट से इस प्रत्याशी की कितनी उम्मीदें आप देखते हैं। बहरहाल जो दोनों ही राजनीतिक दल अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग मोर्चे पर तैयारी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनावी मोड में आ गए हैं और 2023 की दोनों चुनाव तैयारियों में लग गए हैं। और कांग्रेस की बात करें, जहां तक संगठन और सत्ता में जिस तरह से तालमेल कहीं न कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। 2-3 घटनाएं हैं, जसपुर की घटना लें या फिर राजीव भवन में जो पिछले दिनों घटना हुई और उसके बाद एक पदाधिकारी पर कार्रवाई की, तो कहीं न कहीं कांग्रेस में नाराजगी भी चल रही है। कई निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं होने के कारण उसको भी लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। तो उसको अगले चुनाव जीतने के लिए जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है या कुछ नेताओं में नाराजगी है या जो अनुशासनहीनता की बात चल रही है, उसको कांग्रेस को ठीक करना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जोर शोर से आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि किसानों के जो कांग्रेस का मुद्दा है उसके तोड़ के लिए उसका धर्मांतरण का मुद्दा काफी प्रभावी होगा और इस दिशा में वो जा रही है। संघ का उसको भी साथ मिल रहा है और लगातार कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण के इशू को वो हाईलाइट करे और चुनावी मुद्दा बनाए। तो निश्चित तौर से देखेंगे कि अभी भले ही 2 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ चुनावी मोड में। लेकिन रवि जी, एक चीज हम ये भी देख रहे हैं, कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है, हम ये कह लें कि कांग्रेस जिस तरीके से बात करती है, उनके नेताओं की हम बात करें, कांग्रेस को ये भरोसा है कि जितनी सीटों से हम पिछले चुनाव में जीते हैं, ये एक बड़ा आशीर्वाद तो जनता ने दिया ही है, लेकिन आने वाले चुनाव में भी जनता इसको बरकरार रखेगी। यानी जो सीट मध्य प्रदेश के अलावा हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ की सरकार, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 90 सीटों में से जो बहुमत मिला है, वो बहुमत कांग्रेस के नेताओं का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ाता है। तो ये आने वाले चुनाव बीजेपी के लिहाज से क्या चैलेंजिंग मानते हैं आप? देखिए, चैलेंजिंग तो है बीजेपी के लिए, लेकिन 2018 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में बहुत अंतर होगा। 2018 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी तगड़ा था और 15 साल की सरकार थी, लोग उसके कामकाज को लेकर कहीं न कहीं नाराज थे। लेकिन 5 साल अब सरकार हो गई, अब एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कांग्रेस को जूझना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाएगी। तो इस बार जो मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, वो डिफरेंट होगा। इस बार सत्ता में कांग्रेस रहेगी और बीजेपी, तो उसके जो निगेटिविटी है या सरकार के वादे पूरे नहीं करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी। और आप देखेंगे 2018 में
जो 90 में 70 सीटें मिली थी, वो कहीं न कहीं बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी था, किसानों का मुद्दा था। बिल्कुल। और वो इस बार थोड़ा सा कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होगा भाजपा के पास नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है रवि जी आपने कही है। छोटी छोटी प्रतिक्रिया मैं दोनों मेहमानों की चाहता हूं। सबसे पहले संजय जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष में आप बैठे हैं, आप दमदारी से मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार जनता के बीच जाकर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो ये कहना है कि 15 साल आपने राज किया साहब, अब सरकार को जो सरकार में कांग्रेस आई है, छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस को वक्त देना चाहती है। 2.5 साल में कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं और आने वाले वक्त में भी जनता कांग्रेस को ही देखना चाहती है, ये कांग्रेस का दावा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। जसपुर की घटना उसका उदाहरण है, राजीव भवन की घटना उसका उदाहरण है, बिलासपुर में शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष द्वारा विधायक को गाली देना उसका उदाहरण है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। और एक और अच्छा काम वहां पर हुआ है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा कि बहुत लोगों को रोजगार मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आने पर बाउंड्री वॉल वालों को काफी अच्छा रोजगार मिला। जो जमीनें भय मुक्त थी और लोग अपनी जमीनों को यूं ही खुला छोड़ दिया करते थे, वो आज बाउंड्री वॉल करने पर मजबूर हो गए हैं और पिछले 3 सालों में बाउंड्री वॉल वालों को काफी काम मिला है। निश्चित तौर पर बाउंड्री वॉल वालों का विकास हुआ है, यही विकास मात्र हुआ है। बाकी 3 साल में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। भूख भ्रष्टाचार से आज छत्तीसगढ़ त्राहिमाम हो रखा है। हर जगह चाकूबाजी की घटना, मारपीट की घटना लगातार हमको देखने को मिल रही है। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, चुटकी लेते हुए संजय जी बातों ही बातों में घेर रहे हैं आपको, वाहवाही भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो खामियां भी गिना रहे हैं। देखिए क्या है दीपक जी कि संजय भाई से मेरी पहली मुलाकात है। दरअसल में एक बात समझ लीजिए आप, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा नहीं चल सकता। छत्तीसगढ़ में जो अपराध घटित हुए हैं उसके बाद जिस तरह से अपराधियों को पकड़ा गया, जिस तरह से कार्रवाई की गई और जिस तरह से अपराधियों पर लगाम कसने की कार्रवाई छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है, इन सारी बातों से और लगातार जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी कांग्रेस पार्टी की कार्य योजनाओं को स्वीकार किया है, उसको सराहा है और हमको चुनाव में विजयी बनाया है। यानी जो बीजेपी मुद्दे उठा रही उसका असर जनता के बीच नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप सुरेंद्र? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को तो बल्कि इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, उसके लिए वो कुछ करें। चलिए ये एक अच्छा हथियार मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास है, वो केंद्र पर पलटवार कर देती है। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है, लेकिन सुरेंद्र जी ने दमदारी से अपनी बात रखी, संजय जी ने भी रखी और रवि जी आपने भी रखी। समय की कमी है, इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।